Welcome into AKS Biology lectures. Topic of today's discussion is endomembrane systems. In addition to this endomembrane systems, we also discuss some organelles like endoplasmic reticulums. Both smooth and rough endoplasmic reticulums we will also discuss today. हम लोग आज endomembrane systems के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. As you know, स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उनके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट. तो सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स हैव फंक्शंस, देयर फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड. उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं. उस ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो ऑर्गेनेल्स फॉर्म करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर उस ऑर्गेनेल्स को लिया जाता है जिसके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं. लेट अस उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स has membrane bound organelles. उसके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल्स are distinct. Structure and functions of organelles are distinct. हम लोग कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर डिस्टिंक्ट. उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं. बट सम ऑर्गेनल्स, फंक्शन ऑफ द सम ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड. देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड. हम आगे जब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फंक्शंस ऑफ some organelles are coordinated and these organelles form endomembrane systems. These organelles forms endomembrane system. देखिए, ऐसे तो ऑर्गेनल्स का फंक्शंस होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है, फंक्शन ऑफ सम ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड दीज ऑर्गेनल्स फॉर्म्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है तो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. और दिस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम includes the endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. देखिए ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनका जो फंक्शंस होता है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? इंडो मेम्ब्रेन
system. The endomembrane systems includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. क्योंकि ये जो ऑर्गेनल्स है इनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, जब इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं. सम ऑफ द ऑर्गेनल्स है ना, सम ऑर्गेनल्स, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनल्स लाइक mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not the part of endomembrane system because their functions are not coordinated with above mentioned organelles. जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का एंड प्रोक्सीजोम्स का, तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है ना, बिकॉज इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है. इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है किसके साथ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वैक्यूल्स के साथ, लाइसोसोम के साथ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ. इनका कोऑर्डिनेशन फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है. सो ये जो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीजोम आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज their functions are not coordinated with above mentioned organelles. क्योंकि उनका functions जो है above mentioned जो organelles, जो हम endomembrane system की बात कर रहे थे, उसके मुख्यतः जो organelles है जो endomembrane system को belong करते हैं, endomembrane system के अंदर आते हैं, वो है endoplasmic reticulum, Golgi complex, vacuoles and lysosomes है. उनके साथ माइटोकॉन्ड्रिया का, पेरोक्सीजोम्स का और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है. इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का के पार्ट नहीं है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये नहीं आते हैं. तो हमें को इतना चीज याद रखना है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आएंगे, तो वो ऑर्गेनेल्स होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. वो आते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं. ये तो बातें हो गई हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में. अब उसके कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो उसके अंदर आते हैं. जैसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं. अब ये है क्या? रेटिकुलम का मतलब हुआ नेटवर्क. इट इज अ रेटिकुलम और network of, it is a reticulum or network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, इंडोप्लाज्मिक का मतलब हुआ इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है? तो टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का. ये स्ट्रक्चर जो है टाइनी है, बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है
है ना, और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides intracellular space into two compartments। जब हम इंट्रासेलुलर स्पेस की बात करते हैं, सेल के अंदर के स्पेस की बात करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। वो कंपार्टमेंट एक क्या है? पहला जो कंपार्टमेंट्स है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। एक क्या है? It is the space enclosed by membrane of endoplasmic reticulum। देखिए, जब हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो इट इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्पेस उसके द्वारा इनक्लोज्ड है, उस स्पेस को हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलेंगे। और जो स्पेस इसके बाहर आता है, दैट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस स्पेस को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट हम लोग डिवाइड करते हैं, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हुआ और दूसरा हुआ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये बात होगी ल्यूमिनल कंपार्टमेंट की। और नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट it is the space which is outside of endoplasmic reticulum। जो स्पेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड आता है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। जो कंपार्टमेंट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, किसके द्वारा? जो कंपार्टमेंट के जो है, जो चारों तरफ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इनसर्किल किया गया है, उसके द्वारा बाउंड है, उसको बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्योंकि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ से उसको इनसर्किल किया हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसको बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। हम फिगर के द्वारा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये बहुत आसान है। ऐसे जब हम सेल की बात करते हैं तो दिस इज देखिए, दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ये अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहेगा, ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। और उसके बाहर का जो स्पेस है ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाएगा। तो हम इंट्रासेलुलर स्पेस को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अब टाइप की डिस्कस करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप का बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence of on the basis of present and absence of ribosomes endoplasmic reticulum
रेटिकुलम are of two types. One is a smooth endoplasmic reticulum. A smooth endoplasmic reticulum that is also known as SER, and other is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. That's known as RER. देखिए, हम जब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence of ribosomes, endoplasmic reticulums are of two types, है ना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ACR बोलते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्कस SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in ACR, a smooth endoplasmic reticulum, ribosomes are not present on the surface. देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कि राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस. उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट लुक्स स्मूथ in appearance, smooth in appearance when it saw, या हम कह सकते हैं कि स्मूथ इन अपीयरेंस वो दिखाई देता है, जो स्मूथ होता है अपीयरेंस में. जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, व्हेन इट इज सॉ विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये आपको कैसा दिखता है? तो स्मूथ दिखता है. इट लुक्स स्मूथ इन अपीयरेंस, सो इसका नाम, इसको हम बोलते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के मुकाबले अगर इसको डिफरेंशिएट करें, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा. ACR are also present in मसल सेल्स में भी ये मिलते हैं, where it is called sarcoplasmic reticulum. देखिए, जब हम मसल सेल की बात करते हैं, तो मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी मिलते हैं, और मसल सेल्स में इनको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम. तो ये मसल सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप है किसका? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. अब हम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करते हैं. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फंक्शंस ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है?
फर्स्ट फंक्शंस है it synthesizes lipid and steroidal hormones. ACR का इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है कि इट सिंथेसाइजेस लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है, लिपिड का भी सिंथेसिस करता है। लिपिड्स का मतलब एक फैटी सब्सटेंसेस है जिसको हम लिपिड बोलते हैं, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स के अंदर आते हैं जैसे सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजेंस है, या ऐसे हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल है और कॉर्टिजोन है, एल्डोस्टेरोन है, ये सब जो है ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। इस हार्मोन का भी सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ACR में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा फंक्शंस क्या है ACR का? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ACR में। हम जो ड्रग्स लेते हैं शरीर के अंदर, तो ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज में लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, वो केमिकल्स होता है, उस केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि वो भी केमिकल्स है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। उस केमिकल को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकालना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तीसरा फंक्शन इसका है, इट इज इन्वॉल्व इन muscles contraction. It is involved in muscle contraction. Muscle contractions में involve होता है by release and uptake of calcium. Release and uptake of calcium. देखिए ACR के भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोले कि ACR जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो प्रेजेंट स्पेशली इन मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और मसल्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल्स में करता क्या है? ये कैल्शियम को स्टोर करता है, कैल्शियम जरूरत पड़ने पर कैल्शियम को रिलीज करता है, और जरूरत पड़ने पर कैल्शियम को अपटेक भी करता है। तो इट इज इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ACR का, कि ACR मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन इसका है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, go on to Golgi complex through SER। देखिए कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ACR RER जो फॉर्म कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स फॉर्म करता है। वो प्रोटीन्स कहां जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो वो किसके थ्रू जाता है? तो ACR के थ्रू जाता है। पहले ACR में जाएगा, फिर ACR के थ्रू वो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER में, वो ACR से होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम especially in rough endoplasmic reticulums, ribosomes are present on the surface of
rough endoplasmic reticulum. So it looks rough in appearance. Rough in appearance. RER is extensive and it is continuous with outer nuclear membrane. देखिए, जब हम RER की बात करते हैं तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER. RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कौन सा प्रेजेंट होता है? राइबोसोम. सो इट लुक्स रफ इन अपीयरेंस. वो रफ अपीयरेंस में लगता है. अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो रफ नजर आता है क्योंकि उसके जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स. और RER इज एक्सटेंसिव एंड इट इज कंटिन्यूअस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके साथ ये कंटिन्यूएशंस में होता है. कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, ये आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है. तो इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कंटिन्यूएशंस में होता है. इसके साथ कंटिन्यूएशंस में होता है. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो आउटर मेम्ब्रेन्स के कंटिन्यूएशंस में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और वो एक्सटेंसिव होता है. और उसके सरफेस पे क्या होते हैं? उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इस राइबोसोम के कारण इट अपीयर्स रफ. अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो रफ अपीयर होता है क्योंकि उसके सरफेस पे होते हैं राइबोसोम्स. और राइबोसोम आप जानते हैं कि इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशंस में क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्सटेंसिव होता है और इसके सरफेस में क्या होता है? राइबोसोम्स होता है. इसी कारण से ये रफ अपीयरेंस देता है. इस कारण से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और ये चीजें राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. कहां पर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस में स्मूथ रहता है, स्मूथ होता है, इसीलिए उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER कहते हैं. अब हम फंक्शंस की बात करते हैं. फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस की बात करते हैं, पहला फंक्शंस क्या है? राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये राइबोसोम्स है, वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का. प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है? तो राइबोसोम्स में ही होता है. और राइबोसोम प्रेजेंट होता है RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स सेल्स. सो RER are present, RER is present in the cells which are actively involved in प्रोटीन सिंथेसिस. जब बात करते हैं RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और राइबोसोम प्रेजेंट होता है कहां पे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होता है. सो RER इज प्रेजेंट इन सेल्स which are actively involved in प्रोटीन सिंथेसिस. जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वहां पे प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते जरूर हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक में होता है
राइबोसोम्स और राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। पहला फंक्शन तो ये हुआ कि जो भी सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे वहां आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। दूसरा फंक्शन है इट provides rough endoplasmic reticulum provides precursors of enzymes that form lysosomes in गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आरईआर जो है प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के प्रिकर्सर को प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। एंजाइम के प्रिकर्सर्स कौन होंगे? एंजाइम्स प्रोटीनस होता है, तो जो प्रोटीन से एंजाइम फॉर्म होता है, तो प्रोटीन फॉर्म कहां होगा? तो प्रोटीन तो होता है आरईआर में फॉर्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आरईआर में राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं। तो एंजाइम्स के प्रिकर्सर कौन होगा? तो प्रोटीन होंगे। इसलिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आरईआर प्रोवाइड्स प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के प्रिकर्सर मींस प्रोटीन को प्रोवाइड्स करता है, और ये एंजाइम्स का मेन फंक्शंस क्या है? इट फॉर्म्स लाइसोसोम इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन है कि वो लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करता है, और लाइसोसोम्स में होते हैं एंजाइम्स, और उस एंजाइम्स का प्रिकर्सर कहां प्रोड्यूस होगा? तो आरईआर उस एंजाइम का प्रिकर्सर प्रोड्यूस करता है। इसलिए आरईआर इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्टली फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ लाइसोसोम, बिकॉज लाइसोसोम्स में जो एंजाइम है उसका प्रिकर्सर फॉर्म होता है आरईआर में। और थर्ड इसका फंक्शंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट गिव्स राइज टू एसईआर। देखिए आरईआर से ही एसीआर फॉर्म करता है, तो इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थर्ड फंक्शन है। तो इस फंक्शन को एक बार और हम लोग थोड़ा सा ये दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो आरईआर प्रेजेंट इन द सेल व्हिच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जहां भी प्रोटीन, जो भी सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे वैसे सेल्स में आरईआर मौजूद रहते हैं, क्योंकि आरईआर में राइबोसोम्स होता है। उसके बाद आरईआर प्रोवाइड्स प्रिकर्सर, वो प्रिकर्सर प्रोवाइड करता है, सिंथेसाइज करता है, और वो प्रिकर्सर क्या है? एंजाइम फॉर्म करता है, और एंजाइम से लाइसोसोम्स फॉर्म होता है। कहां पे? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो लाइसोसोम्स फॉर्म कर रहा है, वो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और उस एंजाइम का प्रिकर्सर कहां फॉर्म होते हैं? तो आरईआर में फॉर्म होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट गिव्स राइज टू एसीआर। आरईआर से ही एसीआर फॉर्म करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स फॉर्म करता है, तो आरईआर से फॉर्म करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हम अगले जो हम लोग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अदर ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं, और वैक्यूल्स के बारे में भी अगले वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आई होप ये आपको अच्छा ही लगता होगा, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू।